गुड मॉर्निंग बच्चों। फोर्थ लेसन है हमारा दिल्ली सल्तनत। इसमें तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के हाथों पराजय के बाद उत्तर से हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया तथा मुस्लिम शासन की स्थापना के लिए जब उसका साम्राज्य ही समाप्त हो गया था तो उसका जो रास्ता था वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया। इस युद्ध के पश्चात गौरी साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में वाराणसी तक फैल गया। मोहम्मद गौरी ने अपने द्वारा विजित प्रदेशों का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया और अपने देश वहाँ से वो वापस चला गया था और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद है हमारा तुर्की मूल के 5 वंशों ने सन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच भारत में शासन किया। ये वंश थे दास या दास होते हैं गुलाम जो किसी के अधीन हो जाते हैं। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। भारतीय इतिहास में यह काल सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हमारा गुलाम दास वंश जिसकी 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। आगे गुलाम वंश यानी कि दास वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के अन्य शासक थे इल्तुतमिश, रजिया, सुल्ताना, नसरुद्दीन, महमूद एवं गयासुद्दीन बलबन। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में है। कुतुबुद्दीन ऐबक को अधिक समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिला था। कारण क्या था? वो लाहौर में चौगान आधुनिक पोलो खेल जो कि एक खेल होता है, खेलते समय में 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने शासनकाल में अपने राज्य को मजबूत करने का प्रयत्न किया। वह एक निर्माता भी था। उसने दिल्ली के पास कुतुबुद्दीन का कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। वह एक उदार शासक था। उसने हिंदू व मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया था। वो हिंदू व मुसलमानों को समान समझता था। वह दोनों को उदारतापूर्वक दान दिया करता था। इसी कारण उसे लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो जाती है घोड़े पर गिरने के कारण। उसके बाद इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी का शासक बना जो पहले एक गुलाम यानी कि दास रह चुका था। उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक निर्माता कहा जाता है। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। अपने कूटनीति में उसे मंगोल आक्रांता चंगेज खां के आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा की। उसके बाद है बगदाद के खलीफा ने उसे 1229 ईस्वी में हिंदुस्तान का सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। अब है आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी एक गुलाम था जो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना।
उसे भारत में मुस्लिम शासन की वास्तविक संस्थापक या निर्माता माना जाता है। उसने 26 वर्षों तक शासन किया तथा अपनी नीति कुशलता से अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रांत चंगेज खान के क्रोध से बचाया। अब 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने उसे हिंदुस्तान के सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया। अब है आपका इल्तुतमिश ने अपनी सरकार का संगठन किया, अनेक सुधार किए। उसने कुलीन वर्ग के 40 सरदारों का गठन किया। उसने अपने साम्राज्य को अनेक भागों में बांट दिया जो सामंत तथा अधिकारों को वेतन के तौर पर दिए जाते थे। उसने चांदी के सिक्कों जिन्हें टंका कहा जाता था तथा तांबे के सिक्के जिन्हें जीतल कहा जाता था का प्रचलन सल्तनत की मुद्रा के रूप में किया। उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा कराया जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। सन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के बजाय अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया एक योग्य शासिका थी। उसने 4 वर्ष की अल्प अवधि तक यानी कि 1236 से 1240 ईस्वी को सफलतापूर्वक शासन किया। उसे उसके विद्रोहियों ने मार डाला। उसने लड़के के बजाय अपनी लड़की को वहाँ का इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी घोषित किया था। रजिया के उत्तराधिकारी अयोग्य यानी कि अनपढ़ थे, कमज़ोर थे, शासक सिद्ध हुए। इसलिए 1246 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। क्योंकि जो रजिया के उत्तराधिकारी थे वो अनपढ़ थे, कमज़ोर थे, उसमें शासन करने की शक्ति नहीं थी। नसरुद्दीन महमूद ने 1266 ईस्वी तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन इल्तुतमिश का एक विश्वस्त गुलाम था। अपनी योग्यता के कारण वह 40 सरदारों में सम्मिलित यानी कि शामिल होने में सफल हुआ। उसने अपने 20 वर्ष के शासक में रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया, जबकि वह एक अच्छा उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। 1288 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बलबन ने मंगोल आक्रमणों से देश को बचाया। उसने लोगों को सिजदा एवं पायबोस करने के लिए प्रोत्साहन दिया। बलबन ने सुल्तान की शक्ति का बहुत ही विस्तार किया, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाया। वह अपने को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया अर्थात पैगंबर के उत्तराधिकारी समझता था। वो समझता था कि मैं ही पृथ्वी पर एक भगवान हूँ। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। 2 पेज भेजे ना। बलबन के उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर थे। बलबन का जो पोता इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे 1290 ईस्वी में मौत के घाट उतारकर इस वंश का अंत कर दिया। गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का पहला शासक था। 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। वह 70 वर्ष का था। उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसका वध करके उससे दिल्ली का सिंहासन छीन लिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली का सल्तनत का शासक बना। उसने शक्तिशाली सेना के बल पर 1297 ईस्वी में गुजरात तथा मालवा, 1301 ईस्वी में रणथंभौर, 1313 ईस्वी में मेवाड़ में चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी के कारण चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा। इसी विषय पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। राजस्थान के सभी शासक उसके अधीन थे। वे उसे खिराज के रूप में कर प्रदान करते थे। अलाउद्दीन विश्व विजेता बनने की कामना रखता था और स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार कर अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। उसने श्री नाम का नगर बसाया, हौज खास बनवाया। अमीर खुसरो उसके दरबार का प्रसिद्ध कवि था। वह धार्मिक संतों का बड़ा आदर करता था।
1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वर्ग सिधार गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसी के साथ खिलजी वंश का सूर्य भी अस्त हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया। उसने विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए, अलग अलग वस्तुओं के बाजार भी अलग अलग बनाए एवं प्रत्येक बाजार के लिए नियंत्रण की व्यवस्था की। प्रत्येक वस्तु के दाम राज्य द्वारा निश्चित किए जाते थे। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। खिलजी वंश भी उसकी मृत्यु के बाद 1320 ईस्वी में छिन्न भिन्न यानी कि अस्तव्यस्त हो गया। अब आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे का लेसन हम आपको कल कराएंगे।